जी, कस्तूरी और आईसीएफ बैंगलोर की तरफ से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे सबका स्वागत करने में आनंद हो रहा है। और आज का जो अपना विषय है वो भी बड़ा रोचक है। वेंकटेश जी और एक बार हमारे साथ है और उनका परिचय और एक अनोखे तरीके से कराने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज का जो अपना विषय है वही अन्वेषण है, इनोवेशन है। तो अभिनव मानसिकता क्या होती है उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये बहुत सही व्यक्तिमत्व है, क्योंकि ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री में काफी मानक बदल दिए। जिसमें से एक चीज सिंपल सी सोचें, कुछ सालों पहले हमें वीएसएनएल का ईमेल डाउनलोड करने में और अटैचमेंट डाउनलोड करने में भी वक्त लग जाता था, और वेंकटेश जी और उनकी इंजीनियर्स की टीम ने उसको बिल्कुल ही आसान कर दिया। वह बिल्कुल ही पलक झपकते आज जो हम देख रहे हैं, फटाफट डाउनलोड हो जाना, सारे ईमेल का एक साथ हमें देख पाना, वो प्रोसेस और उस प्रोसेस की स्पीड के पीछे इनकी और इनकी टीम का हाथ है। और उनकी ये खोज इतनी अभिनव होने के बावजूद उन्होंने उस वक्त उसे मुफ्त में दिया था इस पूरी दुनिया को। काफी लोगों का कहना था कि अरे आप तो इसमें से बहुत कमा सकते थे, लेकिन इनका कहना था नहीं, हमारा अभिनव दृष्टिकोण है, हम पहले अपने आप को जाना पहचाना करने के लिए इस खोज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो आविष्कारी है उसके पास आविष्कार तो आते रहते हैं। और ऐसा ही करके उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनली एस्टैब्लिश किया। ऐसे ही और भी खोज वो करते गए, और मजेदार बात ये कि वो आईटी की इंडस्ट्री के ना होने के बावजूद करते रहे, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो काफी अभिनव सोच वाली रही। 4 देशों में अपने अलग अलग पेटेंट्स, कई पेटेंट्स को हासिल करके आज भी वो जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकल्प पे हैं, वो भी काफी अभिनव खोज वाला है, जिसमें पूरी कोचिंग इंडस्ट्री, जिसमें लाइफ कोचिंग दी जाती है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उस पे एक अभिनव सोच लेके आ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपना कोच खुद हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, और करीब करीब मुफ्त ये सेवा मिल सकती है। किसी को किसी और के मार्गदर्शन की जरूरत क्यों रहे। तो आज भी उनकी अभिनव सोच और अभिनव प्रकल्प ही चल रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्सप्लोर की जा रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जा रही है, और सब उनके साथ जुड़ने इसलिए आते हैं क्योंकि वेंकटेश जी के पास हर 2-3 सालों में कोई अभिनव सोच होती है। तो अभिनव सोच पे काम कैसे करें और अपने बिजनेस का डेवलपमेंट इनोवेशन के जरिए कैसे किया जा सकता है, वो और विस्तार से समझाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वेंकटेश जी को। थैंक यू मुग्धा जी, वंस अगेन बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन फिर से। एक्चुअली मेरा पेटेंट जिंदगी में सिर्फ एक होने को जा रहा है, वो अभी शुरू किया है। 4 देशों में सिर्फ काम कर चुका है कि वहां पे कुछ पेटेंट था नहीं। खैर, वो जो इंटरनेट की बात मुग्धा जी ने बताई थी वो 1995 की बात थी, ओके। और हम लोगों ने वो मुफ्त इसलिए किया क्योंकि मेरे को अभी तक याद है 94-93 में मैंने इंटरनेट एक्सेस शुरू किया था, और वो कुछ अजीब ही बदमाशी करके किया था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट एक्सेस पब्लिक था नहीं, तो किसी तरीके से हम लोग इंटरनेट में घुस गए। और मेरे से किसी बंदे ने अमेरिका में बैठा हुआ था, उसके साथ चैट करा था इंटरनेट में, 94 की बात है, 94-93 समटाइम। तो उसने कहा इंडिया में भी इंटरनेट है क्या, तुम लोगों के पास मोडेम वगैरह होता है, कंप्यूटर वगैरह होता है, पेड़ पे तो नहीं बैठे हो। तो मेरे को आया गुस्सा, मैंने कहा तेरे को बताऊंगा मैं कि हम लोग इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम लोगों ने काफी प्रचार वगैरह किया, विदेश संचार निगम लिमिटेड दफ्तर के अंदर जाके किया, वो लोग अपना ऑडिटोरियम वगैरह देते थे। तो सिर्फ उस गुस्से की वजह से हमने काफी चीजें फ्री में किया कि लोग इंटरनेट यूज करना शुरू करें 95 में। क्यों हमने बताया कि ये इंटरनेट एक दिन काफी मामूली हो जाएगा, और इससे पहले कि बाकी दुनिया आगे बढ़े हम भी इसका इस्तेमाल करें। तो उसका जुनून और पैशन उस एक हादसे की वजह से था। खैर, आज क्रिएटिविटी के बारे में या फिर इस विषय के बारे में बात करते हुए आपको मैं सिर्फ कुछ राय वगैरह आपके साथ बांटूंगा। तो हो सके तो आप लोग इसका जो है आप देखें कि आपके अपने उद्योग में जब जो भी आपका बिजनेस हो, जैसा भी हो, आप इसको कैसे लागू कर सकते हैं, या इसमें से कुछ आइडियाज कैसे आप प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कुछ और आपके उद्योग का कुछ भला होता कि नहीं। तो इसके साथ मैं शुरुआत करूंगा। और दरअसल में असल में पहले ये मान लेते हैं कि
अगर मैं ये बात बोलूं कि खासकर अगर मैं अपना उदाहरण लेता हूं, तो मेरा तो एक क्या कहते हैं छोटा सा बिजनेस है। हो सकता है कि आज के तारीख में मेरे जो 2 स्टार्टअप चल रहे हैं, वो तो पक्का आप में से, अगर मैं आप लोगों के उद्योगों के साथ थोड़ी तुलना करूं, जैसे अभी मुग्धा जी बता रही थी थोड़ी देर पहले आप लोग क्या काम करते हैं सोया वगैरह पे, तो मेरा तो और भी छोटा बिजनेस है अभी स्टार्टअप के मामले में आज की तारीख में। लेकिन छोटा हो या बड़ा हो, अपना अपना उद्योग अपना अपना है। और हम लोग पहले से ये मान के चलते हैं कि आपने इस क्रिएटिविटी को, हिंदी में भूल गया शब्द, अगेन फिर से मैंने ये लिखा था, तो इस विषय में आप लोग में से कई कदम आगे हैं, और आपने बहुत बढ़िया सी शुरुआत पहले से कर चुके हैं। इसी वजह से आपका उद्योग जो है, जो भी आप कारोबार आज की तारीख में कर रहे हैं, वो चल रहा है ना। और जब हम ऐसी बातें करते हैं, आपको याद है पिछली बार मैंने बोला था कि एक भिखारी आदमी थे जिनका जिनका उदाहरण दिया था कि वो सपने में सिर्फ ये देखते थे कि उनका कमरा जो है चिल्लड़ से भरा हुआ है, क्योंकि उनकी सोच है, उनकी सोच थी, अपनी सोच की सीमा के अंदर थे वो। लेकिन जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि कल हम क्या बन सकते हैं, एक मानसिकता जो है काफी काम में आती है कि हम पहले से हम अपने आप को आज ये बता दें कि कल की तारीख में, आने वाले कल की तारीख में, चाहे मैं विफल रहूं या सफल रहूं, मेरी मानसिकता आज से भी वही है कि मैं ऑलरेडी सफल हो चुका हूं। यानी कि अपने दिमाग के अंदर, मैं अगर अपनी उदाहरण लेता हूं, मैं जब भी किसी समस्या को देखता हूं या किसी चुनौती को देखता हूं, मैं अपने आप को बोलता हूं कि मैं अभी आने वाला जो कल है, मैं उसके साथ मानसिक तौर पे ऑलरेडी पहले से ही जुड़ गया हूं। यानी कि मेरा जो भी छोटा मोटा कोचिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके आज की तारीख में लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने आप को ये झूठी सी एक मानसिकता बना लेता हूँ अपने दिमाग में, क्योंकि वो मैं अपने स्वभाव के अनुसार, वो मेरे को बहुत सारी प्रेरणा देता है। बोलता है कि तो क्या हुआ, आज तेरे पास सिर्फ 400-500 लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब मैं आने वाली कल के बारे में सोचूं और अपने आप को ये बताऊं कि नहीं नहीं लाखों लोग हैं, तो उसकी प्रेरणा, उसका मजा कुछ कुछ अलग ही होता है। ये एक चीज है जिसने हमेशा मेरे को किसी न किसी तरीके से उत्साहित और प्रोत्साहित किया है कि मैं हमेशा कुछ अलग सोचूं या कुछ अलग करूं, जो ज्यादा तौर पे नहीं हो रहा है आजकल। तो आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं। काफी सालों पहले एक टूथपेस्ट का कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, आप गूगल करेंगे या आप सुनेंगे तो शायद आप खुद ही समझ जाए। लेकिन ये एक बहुत बिजनेस की दुनिया में ये एक बहुत ही एक जानी पहचानी सी कहानी है कि इस टूथपेस्ट की कंपनी की जो मार्केट थी, उन्होंने तकरीबन सारे अमेरिका में अपना रौब जमा लिया था, अपना मार्केट जो है बना लिया था। और एक मैनेजमेंट मीटिंग में बड़े बड़े लोग, वाइस प्रेसिडेंट, कोई ये कुछ वो, सब लोग बैठे हुए थे कि भैया आगे क्या करें। दुनिया में लोग तो उतने ही हैं जितने हो सकते हैं, हम और तो पैदा नहीं कर सकते, एक टाइम लगता है, फिर भी कितना पैदा कर लेंगे। खैर, तो मार्केट के ऊपर ऑलरेडी हमारा कब्जा है, तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए। तब कहानी ये है कि उस कमरे में जो एक आदमी सबको चाय परोस रहा था, चाय पानी वगैरह दे रहा था, उसने कहा कि आप सिर्फ वो टूथपेस्ट का जो छेद है उसको आप बड़ा कर दो। तो लोग तो उतना ही दबाते हैं, लेकिन टूथपेस्ट ज्यादा निकलेगा बाहर, तो आपकी बिक्री भी ज्यादा हो। तो ये इतना एक छोटे छोटे से आइडिया से उनका जो मार्केट का जो शेयर था वो एकाएक काफी बढ़ गया। इसमें काफी सीखें मिलती हैं हमें। एक तो ये कि उस कंपनी में जितने भी लोग, वो बड़े बड़े लोग, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह उस कंपनी के बैठे हुए थे, वो फिर वही भिखारी वाली बात, उनकी सोच जो थी एक हद तक रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। इतना छोटा सा आइडिया, इतना बढ़िया सा सिंपल सा आइडिया उनके दिमाग में आया नहीं। चाहे पता नहीं लाखों कमाते हो, करोड़ों, दुनिया भर का एक्सपीरियंस हो, जो भी आए नहीं। लेकिन वही आइडिया एक एक मामूली से आदमी जो चाय बेच रहा था, चाय परोस रहा था, उसने ये आइडिया दिया। चाय वाले की तो और भी कहानियां हमारे देश में, खैर वो बात छोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी चीजें कभी कभी कहीं एक छोटी सी जगह से भी आ सकती है। और एक एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक उद्यमिक, क्या कहते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर को, उद्यमिक होने के नाते, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम हर एक उस छोटी सी
छोटी सी अवसर को ढूंढे जहां से हमको बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिल सकती है, चाहे कहीं से भी हो, एक बच्चे से हो, किसी कॉम्पिटिटर से हो, किसी ग्राहक से हो, कहीं से भी हो। बहुत ही बढ़िया कहानी थी जो आपके साथ मैं बढ़ना चाह रहा था। और आपने कुछ नाम सुने होंगे, एयरबीएनबी का नाम लेते हैं पहले। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग एयरबीएनबी को जानते हो, लेकिन सामान्य तौर पे कुछ साल पहले तक किसी को होटल चाहिए होता था, कमरा चाहिए होता था, तो होटल जाके बुक करता था, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, लॉज, जो भी हो। एयरबीएनबी ने एक बहुत बढ़िया सा स्टार्टअप शुरू किया, अब तो काफी फैल गया है इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय में। उन्होंने एक छोटा सा आइडिया लिया, उन्होंने कहा कि लोगों के जो घर हैं उसी को बेचते हैं, उसी में लोगों को ठहराते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस मॉडल, एक बहुत ही बढ़िया सा आविष्कार, एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा है। मेरे को अभी तक याद है 98 में जब मेरा लड़का पैदा हुआ था, मैं बस से गया फ्रॉम चेन्नई से पालक्काड, केरला में। अब उस टाइम कभी ये सोचा नहीं था कि बस की भी हम बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। उस टाइम तो खैर IRCTC भी था नहीं 98 में, लेकिन एक कितनी छोटी सी आइडिया कि जो जितने लोग बैंगलोर से हैदराबाद जाते हैं आजकल, चेन्नई जाते हैं, तिरुपति, कहीं भी जाते हैं, रेड बस में जाके अपना टिकट बुक करते हैं। सच अ सिंपल थिंग, इतना बढ़िया आइडिया किसी ने किया नहीं पहले, है ना। तो एक और जो बढ़िया सी चीज है, उबर। गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं, वो कहते हैं मैं नहीं खरीदनी मेरे को गाड़ी है, उबर से काम चल जाए। तो अगर हम ऐसे काफी सारे और स्टार्टअप और आविष्कार हैं, अगर इन सबके बारे में सोचे तो छोटी सी छोटी चीज काफी बड़ी हो गई ना। छोटा सा छोटा आइडिया जो एक कहीं ना कहीं एक गहरे, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को टैकल करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को के बारे में कुछ इलाज निकालती है, उसका हमेशा कुछ न कुछ जो है भविष्य बढ़िया सा निकलता है। कुछ और चीजों की बात करते हैं। वॉकमैन, पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी तरह, आपको याद होगा एक जमाने में लोग एक छोटा सा सोनी का डब्बा लेके घूमते थे और कान पे हेडफोन्स लगाते थे। कहाँ गया वो, क्या हुआ उनका? क्योंकि जैसे तैसे टेलीफोन, स्मार्टफोन वगैरह बढ़ते गए, ये लोग पीछे रह गए कहीं ना कहीं, है ना। एक जमाना हुआ करता था ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी फोन। कॉर्पोरेट की दुनिया में सब ब्लैकबेरी यूज करते थे, ईमेल वगैरह भेजने। आजकल उसका नाम ही नहीं है कहीं पे। नोकिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। नोकिया के सारे फोन सिम्बियन पे चलते थे। आज नोकिया खुद एंड्रॉइड पे आ गया। तो समय के साथ साथ ऐसे काफी सारे कंपनियां हैं जो समय में कहीं ना कहीं पीछे छुड़ गए। पोलराइड कैमरा आजकल कौन यूज करता है कि फटाफट फोटो निकाला, एक उसकी फिल्म हाथों हाथ वहीं पे तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार एक ब्लॉकबस्टर वीडियो, आपको पता है ये एक बहुत ही बड़ा सा चेन हुआ करता था अमेरिका में, जहां लोग जाके वीडियो कैसेट, एक जमाने में वीडियो कैसेट बहुत चलते थे और DVDs, तो वीडियो कैसेट रेंट पे लेते थे। नेटफ्लिक्स ने भी ऐसे ही अपना धंधा शुरू किया था, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर की तरह। आज नेटफ्लिक्स का है और ये लोग का है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तो है जो आपकी जो मार्केट है, आपकी जो जो आपके ग्राहक जहां पे सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, उनकी समस्याओं या उनकी कुछ ऐसी समस्याओं जिनका जिनका हल बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हो दुनिया में, जैसे उबर, रेडबस, एयरबीएनबी वगैरह। और दूसरी चीज ये कि अगर ऊपर वाले की दया से आपका बिजनेस आज की तारीख में बहुत अच्छा चल रहा है, तो कभी आप इन वॉकमैन, ये पोलरॉइड और ब्लॉकबस्टर की तरह या मेरी तरह कहीं चुपचाप होके, शांत होके ना बैठ जाएं कि भाई अब तो ठीक है, गाड़ी अपनी चल पड़ी तो चलती रहेगी। दुनिया में कहीं पे भी कोई ना कोई कीड़ा वाला आके कुछ अपना कीड़े की वजह से कुछ नया करेगा, फिर आपको फिर से अपने आप को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा अपने धंधे के लिए। तो ये दो चीजों का आप ख्याल रखें। ऐसी जो उदाहरणें हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सफलता भी मिली लोगों को, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे वो बिल्कुल ही दुनिया में पीछे रह गए। ओके, हाँ, अब जब हम किसी भी कोई भी नई चीज की बात करते हैं, राइट, उसमें काफी चीजें होती हैं। एक तो होता है कॉपीराइट, जिसका मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि उसको कोई मूल्य खासकर हिंदुस्तान में तो है ही नहीं।
आप कॉपीराइट लिख लो, कुछ भी लिख लो, जिसको कॉपी करना वो करेगा। वो आप अगर उसको वकील के साथ आप कोर्ट कचहरी भी खींच के लाएंगे, उसको कुछ होना नहीं है कॉपीराइट का। तो कॉपीराइट आप अपनी तसल्ली के लिए लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप लिखें, अपने लोगों पे, वेबसाइट पे, कहीं पे भी, ठीक है। दूसरा है पेटेंट। अब पेटेंट प्राप्त करने में 3-4 साल लग जाते हैं, अगर आइडिया बिल्कुल ही सही हो तो। आपको पता है हमारे कई आयुर्वेदिक खोज हिंदुस्तान में, उसके पेटेंट अमेरिकी वालों ने दुनिया भर में फाइल कर दिया है। उनका दिमाग था, उन्होंने कर दिया हमसे पहले। तो पेटेंट भी हो सकता है, और पेटेंट में खर्चा भी थोड़ा ज्यादा लगता है, वकील के ऊपर निर्भर करता है। 1 लाख से 2-3 लाख तक वकील लोग लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जो सोच है, पेटेंट सिर्फ एक सोच का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो भी आइडिया हो, आपका प्रोडक्ट पहले से ही हो उसके ऊपर। पेटेंट एक सोच पे भी हो सकता है। अगर आप साबित कर सकते हैं कि ये सोच वाकई में आप लागू कर सकते हैं, तो उसका पेटेंट दर्ज कर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है, और थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होता है, 1 लाख से 2-3 लाख तक। 10,000 में भी कुछ वकील लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं वो काम क्या करते हैं। खैर, तो एक तो ये 2 चीजें हैं, कॉपीराइट और पेटेंट। और तीसरा है ट्रेडमार्क। पेटेंट और ट्रेडमार्क अगर आप हिंदुस्तान में दर्ज करते हैं, तो आपको 1 साल का समय मिलता है, जिसमें आप 1 साल के बाद बाकी देशों में भी जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास इंडिया में, हिंदुस्तान में दर्ज करने के बाद 1 साल का समय रहता है। जैसे कि अगर आप यूरोप में जाएं, तो एक ही एप्लीकेशन में आप पूरे यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं सबको आप कवर कर सकते हैं, दोनों में, पेटेंट और ट्रेडमार्क में। और अलग अलग देशों में जाके आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट रजिस्टर करना पड़ेगा। ट्रेडमार्क का ये फायदा है कि उदाहरण के लिए कस्तूरी को ले लेते हैं, ठीक है। तो कस्तूरी के नाम का आज कोई ट्रेडमार्क है नहीं हिंदुस्तान में, मैंने चेक किया था। तो मैं बहुत ही आसानी से कल की तारीख में कस्तूरी कोचिंग करके या कस्तूरी फलाना करके एक ट्रेडमार्क डाल सकता हूँ। और जितना भी काम मुग्धा जी ने, ICF BLR वालों ने, मेरे जैसे कोचेस ने, मुग्धा जी के जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, सबने किया है, सब पे पानी फिर जाएगा, है ना। ट्रेडमार्क का ये फायदा है कि वो जो नाम है, कम से कम अपने देश के अंदर वो थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। अभी आपने नाम सुना होगा सरवण भवन का, बहुत बड़ा ही फेमस सा मद्रासी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का चेन है, लंदन, दुबई, काफी जगह यूएस में। अगर आप बैंगलोर से चेन्नई सफर करेंगे बाय रोड, हाईवे में, आप देखेंगे क्या तो बथेरे सरवण भवन खुले हैं। कोई लिखेगा नम सरवण भवन, नम मीन्स हमारा, कोई लिखेगा सबका सरवण भवन, कोई लिखेगा मेरा सरवण भवन, कोई कुछ। तो उसने कभी, उस इंसान ने जिन्होंने ये सरवण भवन बनाया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका ब्रांड इतना चल जाएगा एक दिन, उसके इतने लोग कॉपी कैट जो नकल करने वाले बन जाएंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो ट्रेडमार्क आपको काफी, आपका जो अलग सा मार्क है, अलग सा नाम है, उसको काफी सुरक्षित रख सकता है। तो अगर आप भले पेटेंट या कॉपीराइट के बारे में ना सोचें, आप जरूर ट्रेडमार्क के बारे में सोचें। और वो नाम भी कुछ बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कोई बहुत ही साधारण सा नाम नहीं होना चाहिए, जैसे कि ग्राम नहीं होना चाहिए। ग्राम के आगे पीछे कुछ होना चाहिए, क्योंकि ग्राम तो बहुत ही सामान्य का शब्द है। तो ट्रेडमार्क के बारे में आप सोचें। मैंने गलती कर दी थी एक, अब मेरे स्टार्टअप में कोचियाग्राम के नाम पे ट्रेडमार्क जब मैंने लगाया था, तो एक बड़ी सी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, इंस्टाग्राम, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई इसमें तो ग्राम है, तो हमें तकलीफ है क्योंकि इसमें ग्राम है, हमारा हमारा इंस्टाग्राम के नाम के साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने कंपनी का नाम रजिस्टर कर लिया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाएं हिंदुस्तान में, तो एप्लीकेशन के दौरान आप जितना ज्यादा डिटेल भर सकते हैं उतना भरें। आपका वकील शायद आपको बोले ना बोले डिटेल के लिए, लेकिन आप थोड़ा इसमें थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि मेरे जैसे आप किसी बड़े कंपनी के साथ बाद में आपको भिड़ना ना पड़े। अभी मैं भिड़ रहा हूँ उनके साथ, 1 साल से चल रहा है इंस्टाग्राम के साथ, लेकिन मैं जीतूंगा जरूर। लेकिन एक गलती की थी मैंने, जब मैंने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डाला था तब ज्यादा सोचा नहीं था।
खैर, अगर इस ट्रेडमार्क के बारे में आपको थोड़ी और मेरे से जानकारी लेनी हो, कुछ आइडियाज लेने हो कि कैसे एप्लीकेशन भरना चाहिए, कहाँ ढूंढना चाहिए वगैरह, आप मेरे से संपर्क अलग से करें। मेरा नंबर मुग्धा जी के ग्रुप चैट में है, आप मुग्धा जी से भी नंबर ले सकते हैं बाद में। एक और चीज मैंने देखा है कि एक तो एक पिता होने के नाते और अलग अलग स्टार्टअप और स्टार्टअप की दुनिया से अपना करियर मैंने शुरू किया था। एक होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं माई बेबी सिंड्रोम, यानी कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, होता भी है। तो अपने उद्योग में भी हम कभी कभी, खासकर मैं काफी बार इसमें फंस जाता हूँ कि मेरी जो आइडिया है वो सबसे बढ़िया आइडिया है। मेरा जो आविष्कार है, मेरा जो प्रोडक्ट है, जो मैं कर रहा हूँ, वो सब दुनिया में सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है, सबसे खूबसूरत है वगैरह वगैरह। और कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि इसको, मेरे इस बच्चे को बाकी दुनिया कैसी देखती है, क्या वाकई में लोग इसको मानते हैं कि मेरा बच्चा खूबसूरत है, क्या इसका पोटेंशियल है, इसमें ये क्या कहते हैं ताकत है वगैरह वगैरह। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ ये लोगों से पूछना कि भाई ये मेरा आइडिया है तो सही, लेकिन ये चलेगा क्या, क्या तुम यूज करोगे, क्या तुम्हारे तुम्हारे लोग तुम्हारे जो सदस्य हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम भले किसी भी टाइप के उद्योग कर रहे हैं, आप में से काफी लोग ये करते भी होंगे, नहीं तो आप आज की तारीख में ऐसे उद्यमिक इतने सफल होंगे नहीं। तो मेरी सीख ये रही है कि हमेशा, भले मैं डायरेक्टली किसी ग्राहक के पास जाऊं, B2C बोलते हैं जैसे अंग्रेजी में, बिजनेस टू कंज्यूमर, या भले ही मैं और उद्योगों को दूं जो किसी कस्टमर के पास ले जाएं, डीलर के थ्रू या डायरेक्टली, जो भी हो, क्या मैं बार बार लगातार अपने जो ग्राहक हैं, जो फाइनली मेरे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, क्या मैं लगातार उनके साथ संपर्क में हूं? क्या हमेशा मैं ये देखता रहता हूँ कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो विचार रखा था कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, क्या वाकई में लोग उसको वैसे ही देख रहे हैं जैसे मैं देख रहा हूँ? तो आप लोग बेशक ये करते हो, लेकिन उसको, उसके ऊपर आप ध्यान देते रहे हमेशा, उसको भूलें ना, क्योंकि कभी भी कोई और कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल सकता है। और आजकल तो खैर क्या कहते हैं, डिजिटल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो आप अलग 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 तरीके ढूंढें, अलग अलग जरिए ढूंढें, जिससे आपके पास जो फीडबैक होता है आपके यूजर का, जो भी आपके आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो जल्द से जल्द और बड़ी आसान तरीके से अपना फीडबैक आप तक, अपनी राय जो है आप तक पहुंचाएं, जल्द जल्द से जल्द। जैसे आपने कुछ नया बनाया, कुछ नया बेचा, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, तो आप अलग अलग चीजें यूज करें ऑनलाइन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बड़ा सिंपल सा चीज है QR कोड बनाना, ऑनलाइन आप कहीं से भी बना सकते हैं। वो QR कोड डाल के आप किसी से उनका फीडबैक लग सकते हैं, वो QR कोड स्कैन करेंगे, फटाफट एक, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो एक आपके वेबसाइट पे एक पेज खुल जाएगा, उस पे वो 2 सेकंड में अपनी राय दे सकते हैं। तो ऐसे डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल की दुनिया के माध्यम से आप कोशिश करें कि जो आपके जो कस्टमर हैं उनकी राय आपके पास फटाफट पहुंचे, खास करके जब आप कुछ नया कर रहे होते हैं। और आई थिंक ये जो था, हाँ, तो जब, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिजिटल सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, जैसे कि वेबसाइट वगैरह, तो आप मेरे से, मुग्धा जी से भी मदद ले सकते हैं, ताकि जो ये आपका ये जो समुदाय है, आप में से काफी उद्यमी ऐसे लोग हैं जो और उद्यमियों के साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस या फिर डायरेक्टली किसी ग्राहकों के साथ। और खासकर आप में से जितने भी उद्यमी हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का बिजनेस चलाते हैं या बिजनेस देते हैं या लेते हैं, जो भी आप करते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक ऑनलाइन एक नेटवर्क बन जाए, और आप एक दूसरे से ये तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और लेकिन हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक डिजिटल नेटवर्क का प्रयोग करके एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे का नेटवर्क बढ़ाएं और धंधा भी बढ़ाएं।
दूसरी चीज आखिर में मैं ये बोलूंगा कि जब हम प्रयास करते हैं कोई कोई नई आविष्कार की या एक नए प्रोडक्ट की या किसी और नए चीज की, तो पिछली बार भी आपसे बात किया था कि विफलता जो हो वो जल्द से जल्द हो, ताकि उस विफलता से सीख कर हम आगे और कुछ नया करें और उस विफलता के आधार पर फिर निशाना बढ़िया तरीके से लगाएं और विफलता के असली कारण अच्छी तरह से जान लें, ताकि वो हम तो हमारी सहायता कर सके। इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ, और सबसे आखिर में ये थोड़ा सा संवेदनशील मामला है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आई थिंक बात करना बहुत जरूरी है। एक होता है जब हम कुछ करते हैं तो बिजनेस में तो खैर पैसा का होना तो बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार कुछ चीजें जो हैं, खासकर अगर आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि काफी लोग आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विस का जो भी आप करते हो उसको आजमाएं, उससे वो भी सीखें, आप खासकर आप लोग भी सीखें कि लोगों की राय क्या है आपके 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 उद्यम पे, आपके उद्योग पे। और जहां तक निशुल्क की बात आती है, वो आपके ऊपर है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले के उदाहरण में पहले के 10 प्रोडक्ट आपके लिए मुफ्त हैं, या डीलर को बोलते हैं कि ठीक है पहले 6 साल के लिए आप 2 महीने का क्रेडिट ले लो वगैरह वगैरह। तो ये जो बैलेंस है पैसा लेने में और किसी चीज को निशुल्क रहने में, ये एक बहुत ही गहरा मामला है। और मेरे ख्याल से आप में से कई लोग ये करते भी होंगे। तो उसके ऊपर आप हमेशा ध्यान दें, खासकर अगर आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो किसी समुदाय के पक्ष में हो, किसी समुदाय सोशल काम के लिए हो, तो खासकर आप इस पे जरूर ध्यान दें। क्योंकि इससे जो फायदा वगैरह मिलती है, लोग सोचते हैं कि हाँ ये आदमी सीरियस है, कुछ भला करने जा रहे हैं, इसलिए वो कुछ निःशुल्क में दे रहा है। लोग इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, राय भी देंगे। तो इसके बारे में आप सोचें। और आज का ये मेरा जो भाग है मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि मेरे ख्याल से इस मामले में, उद्यमिता के मामले में आप सब लोग में से काफी आगे हैं। तो मैं आज की तारीख में आप लोगों से भी कुछ सीखना चाहूंगा कि ये जो आइडियाज मैंने दिए, इसमें से आप लोग किस किस क्या क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं अपने उद्योग में जिसका जिक्र शायद मैंने किया नहीं हो, और मेरे साथ और अन्य लोगों के साथ बांटें, ताकि जब ये रिकॉर्डिंग भी आगे जाए तो और लोग भी सुन पाए और आप लोगों से भी प्रेरणा ले पाए। ठीक है। तो कुछ सवाल आए हैं मेरे पास, उनको पीछे के लिए रखना है, पहले सबकी शेयरिंग सुननी है, या पहले सवाल पूछूं? आपकी मर्जी। तो मैं पहले सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि हर एक जन जब शेयरिंग करेंगे तो हम उनकी उनकी दुनिया में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला ये सवाल जब से टाइटल दिया, ये आया कि अभिनव प्रोडक्ट या अभिनव आइडिया, ये तो सुना था। आपने जो टाइटल दिया अभिनव मानसिकता, कि वो तो मानसिकता का प्रश्न है, ये थोड़ा सुनने समझने में और अगर विवरण मिले तो समझ में आए। क्योंकि कई बार लोग अभिनव कुछ करना है ऐसा सोचते हैं तो तुरंत प्रोडक्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं, या आइडिया 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 ऐसे सोचते हैं। वो कभी अपने माइंडसेट की तरफ देखते हैं, ऐसा कम अप्रोच में देखा गया है। तो जब आपने ये कहा कि अभिनव तो माइंडसेट है, ये तो एक मानसिकता का प्रश्न है, तो मानसिकता से आपका क्या मतलब था? मानसिकता से मेरा मतलब ये था कि देखिए, किसी भी चीज के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम अपने आप को बता दें कि मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो पहले तो मानसिकता में वो बात आ जाती है कि अगर मैं अगर मैं पहले से मान लूं कि मैं सब कुछ जानता हूँ एक विषय के बारे में,
तो मेरी जो सीमा, वो भिखारी वाली जो बात की थी मैंने, वहीं पे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उससे आगे मैं सोचूंगा नहीं। जब हम अगर हमेशा सोचें कि आइडिया जब आए, या मेरे से आए, कहीं से भी आए, कहीं से, जैसे कि वो टूथपेस्ट का उदाहरण दिया मैंने, वो उबर, रेड बस वगैरह के उदाहरण थे, वो सब उदाहरण हमें ये सिखाते हैं कि या तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है और फिर मैं उसके ग्राहक ढूंढने जाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं जहां पे एक प्रॉब्लम है और मैं उसको सुधारने के लिए जा रहा हूं, है ना। तो मेरा जो बच्चा है, मेरा जो प्रोडक्ट है, क्या मैं हमेशा सिर्फ उसी बच्चे की तरफ ध्यान दे रहा हूं, या फिर मैं दुनिया की तरफ ये ध्यान दे रहा हूँ कि दुनिया में क्या परिस्थिति है और कहाँ पे अवसर है, किस अवसर को मैं कुछ एक नई तरीके से सुलझा सकूं। इसलिए ये जो पूरा जो चेन है, आइडिया, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर लोगों से राय मांगना, और कुछ चीजें निशुल्क में करना आजमाने के लिए, और फिर उसे सीखना, ये एक वास्तव में मेरा, जहां तक मेरा अनुभव, ये पूरा एक साइकिल है, एक गोल है। और कभी कभी गोल घूमता रहता है, थोड़ा समय लगता है किसी एक एक आइडिया पे आने के लिए, समय लगता है। आईटी की दुनिया में तो खैर बहुत आसान है, लेकिन आईटी की दुनिया के बाहर की जो दुनिया है, जैसे नया प्रोडक्ट बनाने, यहाँ पे काफी समय लग जाता है, क्योंकि आजमाना होता है। तो मानसिकता धीरे धीरे वहां बन जाती है, अगर हम अपने अपने मन को खुला रखें कि ये रेडबस वालों ने पता है क्या किया था, जब इन्होंने लॉन्च किया था अपना अपना ऑनलाइन वेबसाइट बस बुकिंग करने के लिए, ये लोग बस स्टैंड पहुंच गए, लोगों ढूंढते रहे, अरे हमारा एक आदमी ने बुकिंग किया, वो आदमी कहाँ मिला है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ा, फिर उससे पूछा कि भाई तेरे को हमारा बुकिंग सिस्टम कैसे लगा। तो जो जो हमारे जो प्रोडक्ट सर्विस वगैरह जो भी यूज करते हैं आज की तारीख में, जो है वो हमारा सबसे बड़ा बल है ना? क्योंकि हम वो भी एक किस्म का, एक किस्म से अपना मानसिकता का एक उदाहरण, एक सबूत है ना। तो मैं बोलूंगा बुनियाद वही है। पहले आप उसको ना सिर्फ अपने नजरिए से देखें, बट अपने जो ग्राहक हैं, आपके जो ग्राहक हैं, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो दुनिया के कहीं के भी लोग हों, आप उनकी राय भी हमेशा लेते रहें, और डिजिटल माध्यम से जल्द लें। और फिर वहां से धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप हमेशा इस सोच में पड़े रहते हैं कि कल को क्या मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा उद्योग पीछे रह जाएगा क्या, एक प्रॉब्लम है जिसको मैं देख नहीं रहा हूं, तो अगर आप हमेशा ये साइकिल में आप ध्यान देंगे, तो मानसिकता आप देखेंगे, मेरे लिए तो काफी काम आया है। मेरे लिए तो मानसिकता कहीं ना कहीं अचानक आधी रात को उठ के मैं कुछ नोट लिख के फिर सो जाता हूँ, ये ट्राई करना है मेरे को। तो आप देखेंगे धीरे धीरे मानसिकता बन जाती है। और अगर हम कभी ये सोचते हैं कि हमारे वश में नहीं है ऐसा सोचना, मैं अगर सोचूं मेरे बस में नहीं है, तो मैं किसी और को पकड़ूं। कभी कभी आपको पता है, मैं अब मेरे पिताजी अभी 42 साल के हैं, जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो मैं उनसे जाके पूछता हूँ कि आपका क्या राय है, भले उस विषय में उनको कुछ आइडिया नहीं हो या ना हो। कभी कभी वो ऐसी चीज बोलेंगे। 82 साल के हैं आपका कहना? 82, हाँ। 82 तो कभी कभी वो कुछ एकदम अनरिलेटेड सा कुछ बोल देंगे उनके दिमाग में जो, लेकिन भले मेरे प्रश्न और उनके सवाल से भले कोई संबंध ही ना हो, कभी कभी उसमें से भी मेरे को एक आइडिया मिल जाती कि अरे हाँ, अपन ने तो ये बोला था, लेकिन अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो कुछ नया बन सकता। तो हम्म। हम्म। ये मानसिकता धीरे धीरे बन जाती है। कुछ लोगों में कीड़ा होता है कि यार कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। अगर आपके टीम में ऐसे लोग हों, आपके परिवार में ऐसे लोग हों, भले आप सोचेंगे आप खुद स्वयं उस सोच में ना हो, आप ऐसे लोगों को हमेशा चुनौतियां देते रहें, हमेशा उनसे बात करते रहें, तो ये जो मानसिकता है, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर से आए। हाँ, नहीं नहीं, ये तो आप तो ये बता रहे कि मानसिकता तो रखो, हो सक अभिनव आइडिया कहीं से भी आ सकता है, कि लेकिन अगर आपके पास मानसिकता होंगी तो आप वैसे लोगों को ढूंढ निकालेंगे अगर नहीं भी करेक्ट, आई। करेक्ट। तो लेकिन ये जी। खुद को जानना भी काफी काफी महत्वपूर्ण है। तो अपने आप को जाने पहले, अपनी जी। अपनी आप अपने आप से पूछें, कहीं आप भी तो कहीं वो भिखारी वाली सोच तो नहीं रख रहे, और हमेशा अपने आप को चुनौतियां दें, और औरों से भी चुनौतियां स्वीकार करें, और देखें कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि
जब भी मैं आइडियाज वगैरह सुनता हूँ आप लोगों से, मैं देखता हूँ कि हम सब में, खासकर आप लोगों में, इतनी काबिलियत छुपी हुई है ये कि हम अगर आप लोग चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जितने भी आविष्कार या प्रोडक्ट वगैरह बने, आप उन सबको आप उन सब की खटिया खड़ी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं काम करती हूँ, और भी 2 प्रश्न है मेरे पास, लेकिन उसका नंबर पीछे रखती हूँ। पहले हम सबको सुन लेते हैं, क्योंकि वक्त अभी अपने पास कुछ 20 मिनट है। तो पहले अगर लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उनको मौका देते हैं। हम अपने क्वेश्चन आंसर थोड़ा में पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ जिनको अपनी बात, अपने किसी अभिनव मानसिकता का साझा करना हो, विचार, अपने विचार कहने हो, सबको सबका मार्गदर्शन करना हो, या कोई सवाल पूछना हो किसी भी तरह से, तो आप प्लीज अपना आपको अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए और हमारे साथ बात करें। Hello, can you hear me? जी बिल्कुल बिल्कुल मोहित जी, प्लीज गो अहेड। One small question, ये अभिनव मानसिकता या अभिनव आइडिया पे काम तो करना अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये होती है कि जब इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो जितने भी अभिनव आइडिया होते हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और कभी कभी 2 3 4 साल कुछ भी लग सकता है। ठीक, अब मैं कुछ नए आइडिया पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब एक्सेप्टेंस दुनिया का कम होता है इन आइडियाज को लेके, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा और डिटेल मिलेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि, अच्छा आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस मेरे दो स्टार्टअप जो हैं वो 2019 से चल रहे हैं। उससे पहले 20 साल में एक ही कंपनी में काम किया मैंने, और उन 20 सालों में आखिर के 5-6 साल में उस कंपनी के इनोवेशन बोर्ड में भी रहा, जहाँ पे स्टाफ जो थे, कंपनी के स्टाफ आके आइडिया वगैरह देते थे कि हम कंपनी में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छी खासी कंपनी थी, 5-6 हजार लोगों की कंपनी थी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तब उसमें काफी लोग ऐसे निराश हो जाते थे कि भाई मेरा आइडिया कंपनी वालों ने स्वीकार किया नहीं, लेकिन आइडिया बहुत धांसू था, अच्छा था उनके राय में। तब हमारे एक सीईओ लेवल के एक आदमी थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब खेत में जब बीज वगैरह बोते हैं, तब एक हद तक, एक सीमा तक उस बीज को थोड़ा सा फाइट मारना होता है। उस जो भी वो बीज है, जो भी वो आइडिया है, उसको एक हद तक स्ट्रगल करके, परिश्रम करके एक स्तर तक पहुंचना होता है जहां पे कुछ एक छोटा सा लीफ को क्या बोलेंगे हिंदी में, व्हाट इज द लीफ इन हिंदी, पत्ता, एक पत्ता नजर आए या कुछ और छोटा सा नजर आए, ताकि उसके बाद वो जो किसान है उसके ऊपर और थोड़ा पानी डालेगा, थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह डालेगा, कोशिश करेगा कि उसको और थोड़ी सूरज मिले। तो एक उस बीज, जो आपका जो आइडिया है, उस बीज का भी ये दायित्व बनता है कि आपकी तरफ से, हमारी तरफ से उस हद तक उसको पहुंचाएं, किसी भी तरीके से, उल्टा खड़े होके, सही कॉन्टैक्ट ढूंढ के, अच्छे अच्छे अवसर ढूंढ के, अच्छे अच्छे मौके ढूंढ के उस हद तक ले आए जहां तक दुनिया को एक पत्ता नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए उस जमीन के ऊपर। क्योंकि आइडिया तो अभी, आइडिया शुरुआत में तो बीज होता है जो जमीन के नीचे होता है। तो एक हद तक उसको स्वयं परिश्रम करना था, उसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। जेनरिक तौर पे कोई 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 सवाल मेरे पास है नहीं, क्योंकि प्रश्न भी बड़ा जेनरिक है। तो एक हद तक उस बीज को स्वयं परिश्रम करना होता है, बस एक पत्ता नजर आ जाए, कुछ नजर आ जाए, फिर देखिएगा धीरे धीरे वो खाद, वो जो सनलाइट, बारिश, पानी, सब अपने आप कहीं ना कहीं से आने लग जाएगा। स्टार्टअप की दुनिया में अगर आपका आइडिया एक स्टार्टअप के जरिए है, स्टार्टअप की दुनिया में काफी अवसर हैं। मैंने खुद देखा है कि जो स्टार्टअप इंडिया, जो गवर्नमेंट का चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट, एक वहां पे DIPP रिकग्निशन है, वो बड़े काम की चीज है। उसमें जो नेटवर्क, जो वो चैलेंजेस, स्टार्टअप चैलेंजेस वगैरह वो डालते हैं, वो एक अच्छा खासा रिसोर्स है स्टार्टअप के लिए। देख, कभी कभी वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी ले जाते हैं, लेकिन वहां पे फिर वही काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उनके साथ मुकाबला करना होता है। तो ऐसे आप अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग जगह ढूंढें
डिजिटल दुनिया में और बाहर की दुनिया में, जहां पे आप परिश्रम करके वो एक पत्ता दिखा सकते हैं बाकी दुनिया को, ताकि वहां से वो आगे बढ़े। लेकिन उस शुरुआत की जो स्ट्रगल है वो तो कहीं का नहीं जाता मेरे ख्याल से, वो तो करना ही पड़ता है। और प्रयास में अगर आप वही प्रयास हमेशा करेंगे तो मैं बोलूंगा कि परिणाम भी लगभग एक तरीके का होगा। अगर आप बार बार प्रयास करें और बार बार आपको कहीं ना कहीं विफलता मिल रही है, तो दो चीजें बोलूंगा आपको। एक तो विफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो, ताकि आप विफल प्रयास और विफलता के बीच का जो फासला है वो जितना कम कर सकता है उतना कम हो, समय के मामले में भी और कॉस्ट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपका होता है उस मामले में विफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। तो हाँ, प्रयास, अगर आप बार बार वही प्रयास कर रहे हैं तो बार बार परिणाम भी लगभग वही निकलेगा। तो आप इस पे भी ध्यान दें कि प्रयास में क्या कुछ अलग कर सकते हैं, अलग तरीके से प्रयास, अलग लोगों के साथ प्रयास, अलग जगह पे प्रयास। तो इसलिए एब्सोल्युटली इम्प्रोवाइज मोड, दैट्स व्हाट आई मीन। तो दो चीजें पे आप ध्यान दें, और बाकी कोई और कुछ बांटना चाहे मोहित जी को आइडिया देने में तो जरूर बताएं प्लीज। जी मैं मृदुला जी कुछ कहना चाहती हैं या गलती से म्यूट निकला है? नहीं कुछ नहीं। ओके, तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई बार सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने अपने मन में तय करके रखा होता है कि हमारे स्टेक होल्डर कौन होंगे, और वो जब समझते नहीं तो मोहित जी आप ही से बात है कि वो जब समझते नहीं ये बात, तो हम वापस उन्हीं की तरफ अपनी एनर्जी लगाते हैं। खास करके भारत जैसे देश में कम से कम भी लोगों ने अगर हमारी आइडिया में बिलीव किया तब भी हमें एक नंबर मिल जाता है। सो रादर देन वेस्ट करो टाइम अपना उनको कन्विंस करने में जो हमारी आइडिया की कदर अभी नहीं समझने की पोजीशन में है, बेहतर कई बार ये होता है कि उनको बाद में समझा लेंगे। जिनको ये समझ में आ रही है आइडिया, उनके साथ काम आगे बढ़ाएं, ताकि वो उस डायरेक्शन में, तो ना यहाँ पे तो पत्थर ही रख दिया है जमीन के ऊपर, सो उसके बाजू में से कैसे निकल जाएं। अपने प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वर्क विद दोज हु बिलीव इन यू, सो देन यू कैन गो मच फास्टर। जिनको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है या जिनको बहुत शक है, मतलब ना, यू कांट आंसर डाउट्स। those who have faith in you will believe in you in any ways, and those who have doubt in your project may take their own sweet time. your convincing, आपकी बातचीत शायद काफी नहीं होगी, तो वहां पे टाइम वेस्ट ही ना करें। वो शायद किसी और समय पे एक लेवल के बाद शायद वो कन्विंस होंगे। सो ये एक बार कोशिश करें कि कहीं गलत इंसानों के साथ या गलत आइडेंटिफाई तो नहीं किया कि इनको पहले कन्विंस करना है। वो नहीं कन्विंस होते तो लेट देम गो and focus on them who convinces you and who believes in you. तो अगर सिंपल कस्तूरी की बात करूं, कस्तूरी के लिए स्पॉन्सरशिप जब ढूंढ रहे थे तो स्पॉन्सर मिलने में तो बहुत वक्त लग रहा था कि ये हो भी सकता है, कौन जाने। लेकिन जिन्होंने हम पे विश्वास किया वो तो एनजीओ थे, वो रास्ते थे जहां पे एक्चुअल गांव की महिला ने, ग्रास रूट बंदी ने, लास्ट माइल बेनिफिशियरी ने विश्वास किया, और उसके वजह से हमें टेस्टिमोनियल्स इतने मिलने शुरू हो गए, धीरे धीरे क्वांटम मिल गया, धीरे धीरे उसके बाद स्पॉन्सर्स को इंटरेस्ट आने की वजह बनने शुरू हो गई। सो वो जो निशुल्क वाला एरिया है ना, एक वो तराजू भी देखने लायक था कि वो तराजू करीब 50-50% पे है। हम करीब ऐसे समझते हैं निशुल्क बहुत छोटी सी चीज है, नहीं। खास करके जब हमें लोग हमारी मानसिकता में भरोसा नहीं दिखा रहे होते, तो अपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने के लिए, बिलीवर्स के लिए के साथ वो क्रिटिकल मास को अटेंड करना, वो क्रिटिकल 2 पत्ते का निकलने के लिए बिलीवर्स के साथ काम करना बहुत फायदेमंद होता है। मोहित जी, अगर आप चाहें तो हम ऑफलाइन भी बात कर सकते हैं। आप में से किसी से भी किसी को भी मेरे से बात करनी हो तो फोन जरूर घुमाएं मेरे को, मैंने नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है। अगर ज्यादा डिटेल में बात करनी है अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मुग्धा जी का तो नंबर आप सबके साथ होगा ही ग्रुप चैट में, तो चाहे तो मेरे से बाद में भी बात करें या अभी भी बात कर सकते हैं सबके सामने, आपकी मर्जी।
वी होप कुछ हद तक जवाब दे पाए हम, मोहित जी। आप म्यूट पे हैं मोहित जी। Okay, sorry. Okay. Thank you very much. Yeah, some clarity is there, but I'll discuss with Venkatesh longer actually. Yeah. श्योर। थैंक यू। तरला जी के सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है चैट बॉक्स पे, इसलिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो खुद आपसे सीधे सवाल पूछें। आप म्यूट पे हैं तरला जी। तरला जी आप म्यूट पे हैं। हाँ सॉरी, नमस्ते। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे सिर्फ यही मेरा मतलब क्वेश्चन आप समझे कि जो भी कि अगर हम लोग कुछ भी मार्केट करना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से, कभी ऐसे होता है ना कि हमारे हिसाब से वो बहुत कॉमन चीज है, पर हम लोगों ने उसको थोड़ा इनोवेटिवली प्रेजेंट किया है। बिकॉज अभी के जमाने में जो भी हम लोग देखते हैं ना, प्रेजेंटेशन पे बहुत सारा परसेंटेज जो मार्केटिंग का है वो प्रेजेंटेशन पे चला जाता है, कि अगर वो सादी चीज ही बहुत अच्छे तरीके से कोई प्रेजेंट कर रहा है तो वो सब लोग जल्दी उसको पकड़ेंगे, और जो एकदम सिंपल है वो साइड में रह जाएगा। और कैसे हम उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्या हम लोग उसको टैगलाइंस लगाते हैं, वो सब बहुत मायने रखती है, वो मेरा थिंकिंग है। तो यू मीन टू से कि अगर हम लोग कुछ नया आइडिया, कुछ सिंपल सा आइडिया नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग डिजिटल देन वर्बल, आप जैसे कि माउथ टू माउथ सबको बताओ कि मैंने ये कुछ नया शुरू किया है। दूसरा जो आपने बोला कि बांटो, लाइक फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप पहले चखो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो जो टैगलाइन हम लोग को है दिमाग में, तो वो सब तरीके से हम लोगों को मतलब कूद पड़ना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तरला जी, एक हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था कुछ हफ्तों पहले, प्रेजेंट खासकर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे। तो अगर आप आपने वो देखा नहीं तो आप देखें, उसमें हम लोगों ने आई थिंक 2 घंटे तक बात की है उस टॉपिक पे। 20 मिनट का मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, फिर 1.5 घंटे तक प्रश्न सवाल चलते रहे। मेरे को बड़ा मजा आया उसमें, बहुत ही मजा आया। तो उसका लिंक मैं ढूंढ के अभी चैट बॉक्स में डालता हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो वो देखिएगा जरूर। प्रेजेंटेशन जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में वो चक्कर ये है, मेरा मानना है कि ये हम सब की आदतें मनुष्य की खराब हो गई है कि एक एक पल में हमको इतना इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ये इस डिजिटल की कमबख्त दुनिया की वजह से। तो हम सोचते हैं कि भाई समय का मूल्य खत्म हो चुका है। तो अगर फटाफट कोई कन्विंस ना कर पाए, फटाफट कोई प्रेजेंट ना कर पाए, तो हम सोचते हैं कि ये फिर लायक ही नहीं, क्योंकि वो बुरी आदत हमारी समाज में आ चुकी है। सब कुछ फटाफट मिल जाता है गूगल करने पे। मेरे पिताजी भी वो डायलिसिस के पेशेंट है, गूगल करके वो डॉक्टर को चुनौती देते हैं। मैं तो सोचा था कि ये करूंगा तो ये करूंगा तो ये होगा, तो डॉक्टर भी भीड़ पड़े। तो पापा को भी ज्ञान देना पड़ा कि भैया आप गूगल करते हो, आप गूगल समझने के लिए करो, डॉक्टर को आप डॉक्टर मत बन जाओ। यू डोंट आस्क क्वेश्चंस टू चैलेंज, यू आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड। तब जाके थोड़ा बहुत पापा ने मेरी बात मानी। वो कभी कभी मान लेते हैं इस उम्र में भी। तो ऑनलाइन की दुनिया की वजह से समय लोग बिता नहीं पाते, सबको फटाफट चाहिए। तो प्रेजेंटेशन, आई एग्री, बहुत जरूरी है। और मैं वो लिंक ढूंढता हूँ, लिंक ढूंढ के अभी डालता हूँ चैट बॉक्स पे, आप देखें। यस सर, वन मोर थिंग, दिस आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम लोग जैसे अभी मेरा जो भी प्रोडक्ट, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, घर से मैं ऐसे स्वीट्स बनाती हूँ, बहुत ऐसे सिंपल। तो मेरे रिलेटिव्स फ्रेंड्स उनको मैंने पहले ऐसे ही बांटा कि भाई पहले चखो, आप खाओ। और सब लोग, वो चीज है ना, हमारी मम्मी जब अभी हम लोग बिजी लाइफ में नहीं बनाते हैं खुद, पर अपने मम्मी और आंटी दादी वो लोग सब वही बना के हम लोग को खिलाए हैं। तो वो अभी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, आपको चाहिए ऑर्डर दीजिए। वो सिंपल मतलब बहुत सीधा साधा सा था। तो उसको हम लोगों ने अभी इंस्टाग्राम पे, बच्चों ने बोला कि आप इंस्टाग्राम पे पर भी करो, तो मैंने ठीक है बोलो करते हैं। तो उसमें इंस्टाग्राम पे क्या है, वो 30 सेकेंड्स का रील बनाना पड़ता है, मतलब वो स्पीड में वीडियो कि आप क्या बना रहे हो ना, वो 30 सेकेंड्स हम लोग को मिलती है, उससे ज्यादा मतलब फिर बड़ा कोई देखेगा नहीं, उतना टाइम नहीं है सबके पास। तो वो रील बनाने में हम लोग और किसी की देखते हैं ना, तो झट से हम लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका रील का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने जो कटलेरी या जो भी कुछ जो यूज किया है सामान, दिखने में बहुत ग्रेट है। तो हम लोगों को इतना अच्छा, आंखों को एकदम भा जाता है कि नहीं ये चीज अच्छी होगी, तो हम लोग को ट्राई करने का भी मन होता है।
तो वो सब है कि प्रेजेंटेशन और एडवर्टाइज बहुत ऐसे ही बोलेंगे तो नहीं होता है। वो प्रेजेंटेशन, उसमें क्या लिखा है, 2 लाइन में अगर आप बहुत सारा कन्वे कर सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ स्किल। और 30 सेकंड भी बहुत 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा होता है तरला जी। हाँ, आप जब YouTube देखते हैं कितने वीडियोस आप पूरा देखते हैं, कितने स्किप करते हैं 30 सेकंड भी बहुत लंबा होता है, 30 सेकंड भी बहुत लंबा होता है। करेक्ट। तो लिंक मिल गया, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आपको टाइम मिले तो कभी ये देखेगा। थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन एंड आंसर प्रश्नोत्तर 1.5 घंटे चला था, लेकिन मेरे को तो बड़ा मजा आया था सुनने। उनको पता नहीं मजा आया कि नहीं, मेरे को बड़ा मजा आया। आप देखें कभी टाइम मिले तो। एक छोटी सी चीज तरला जी, कि ये प्रेजेंटेशन में तो अच्छा खासा एडिटिंग लग जाता है, लेकिन जो अगर सीधा साधा है लेकिन प्रोडक्ट में दम है, तो एक चीज जो आजकल बहुत चलती है वो है टेस्टिमोनियल्स। सो जैसे हमें वेंकटेश जी ने कहा कि अभिनव आइडिया के लिए सिर्फ अकेले काम ना करें, अपने ग्राहकों के वॉइस को भी कैप्चर करें। कई बार हमें अपने स्टेक होल्डर से मिल जाते हैं जवाब। तो वैसे ही अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, उनके क्लिपिंग्स कई बार बहुत ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि कितना भी खुद बोले तो अभी प्रेजेंटेशन भी इतना देखने मिलता है ना कि लोगों की सेंसिटिविटी आधी मर चुकी है। वो कहेंगे क्या मालूम प्रेजेंटेशन सचमुच में अच्छा है या सचमुच में प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। सो टेस्टिमोनियल्स, हाँ टेस्टिमोनियल्स कई बार उस सच्चाई को बाहर लाने में काम आते हैं। उसको भी बहुत एडिटिंग करना पड़ता है वो 30 सेकंड वाले में बिठाने के लिए, बट उसमें ज्यादा मजा आएगा आपको अगर आपके अंदर का जो होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, मेरा प्रोडक्ट देखो यार, मेरे कटलरी पे मत जाओ, मेरा एक्चुअली जो आपका जो हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट है, तो उससे किसी का अगर रोग मिट गया है, किसी की सेहत बढ़ गई है, तो उसका दिल से एक सेंटेंस कहना कि कौन सी डिजीज से बाहर आए, वो शायद उसमें क्या होगा, कंटेंट भी रहेगा और प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा वो भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। प्रशांत जी राह देख रहे हैं हमारी, तो हम उनकी तरफ मुड़े। ओके तरला जी। Thank you, Bhavya. Hello, Venkatesh. Thanks again for your nice simplified description. So my question is, हिंदी में बोलता हूँ, sorry. जो आपने 2 तराजू दिखाया था, जो गुप्ता जी ने तारीफ करी और वो सभी को बहुत अच्छा लगा, इसके बीच में बैलेंस का क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है? क्योंकि आई एम श्योर जितने न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफी हद तक चखने के लिए देते हैं, और कई बार उनका भी पेशेंस लेवल और चखने वाले का पेशेंस लेवल वो कई बार, और मेरे को लग रहा है बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि फ्री में देना है चखने के लिए, तो कितना और कितनी देर तक, कितने दिन तक, ठीक है। उसके बाद अगर फीडबैक लेना है उनसे, जैसे मुक्ता जी ने बहुत सही बोला, टेस्टिमोनियल्स किस तरीके का, और क्या वो चखने वाला एक बार में टेस्टिमोनियल दे देगा, या वो बोलेगा कि पहले आप मुझे 4 महीने तक देते रहो, उसके बाद में टेस्टिमोनियल दूंगा। मतलब यू नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। तो मार्केट के डायनामिक्स इस तरीके के हैं, खासकर जो सोशल एंटरप्रेन्योर। So what is your experience and how many different categories have you seen? और वैसे तो मुग्धा जी के लिए भी है एक क्वेश्चन, बिकॉज उनका भी बहुत डाइवर्सिफाइड एक ऑब्जर्वेशन रहा है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ, सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सो व्हाट इज योर मल्टीनेशनल दिस थिंग, एंड देन वी कम टू मुग्धा जी आल्सो सेम क्वेश्चन। जी देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बोलूंगा। मेरा अनुभव सिर्फ सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। जो जैसे यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डिजिटल दुनिया के बाहर असली दुनिया में चलता है, लेकिन मेरा वहाँ अनुभव है नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने जब अपने स्टार्टअप चलाए, मैंने 2 स्टार्टअप चलाए 20 साल की नौकरी के बाद, कोरोना के कालखंड से पहले, ठीक है। तो कोरोना के कालखंड से पहले जब मैंने स्टार्टअप चलाया, पहले भी मैं उद्यम में रह चुका हूँ 25 साल पहले, ठीक है। तो मैंने कहा, जब स्टार्टअप चलाने से पहले मैंने कहा, अगर 4 साल मैं नहीं कमाऊं तो चलेगा। 4 साल अगर मैं एक पैसा नहीं कमाऊं तो मैं मैनेज कर सकता हूं, इस तरीके से मैनेज करूंगा। उसके बाद मैं मैदान में उतरा, ठीक है। 4 साल बहुत होते हैं। कोरोना, और देखिए ना, कोरोना भी कमबख्त उसको पिछले साल ही आना था। खैर, तो एक तो वह तैयारी मेरे हिसाब से। दूसरा, आईटी की दुनिया में बिकॉज मैं आईटी में 20-25 साल, जो भी 25 साल रह चुका हूं, मेरे को पता है कि कॉस्ट कहाँ पे कितनी लगेगी और कब बढ़ेगी, कब कम होगी, कैसे बढ़ेगी। आजकल क्लाउड का जमाना भी है, फटाफट कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। मेरा जो होमवर्क है, मेरे दोनों स्टार्टअप आईटी के ऊपर है। एक कोचिंग का है, कोचिंग और आईटी। दूसरा
ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल और आईटी में, दोनों आईटी में ही है एक तरफ से, ठीक है। तो दोनों में मेरे को पता है कि वो जो मैंने बोला ना, पत्ता नजर आ जाए किसी को, तो उस पत्ते को दिखाने के लिए स्वयं अपने आप को भी और मेरे ग्राहकों, मेरे पार्टनर्स को भी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टनर हैं दोनों स्टार्टअप, मेरे को कितना परिश्रम करना पड़ेगा, पता नजर आ गया लोगों को भी, 1 साल के अंदर नजर आ गया था। तो ये जो तैयारियां होती हैं उस सहनशीलता के लिए, और अंग्रेजी में बोलते हैं ना परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, ये स्टार्टअप की दुनिया में बहुत जरूरी हो जाता है। और आज तो खैर सेकेंड वेव ऊपर वाले की दया से थोड़ा कम हो गया है, तो लोग तीसरे वेव की बात करें, पता नहीं चौथी, पांचवी, छठी, पता नहीं कहाँ खत्म होगा ये। लेकिन भविष्य के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किस आने वाले कल किसी ने देखा नहीं, इसलिए परिश्रम और वो हिंदी में क्या बोलेंगे मुग्धा जी, परसिवरेंस को, टू परसिवियर, यू नो, टू रियली बी, डट के रहना कि कुछ भी हो जाए झेल लेंगे, इस तरीके से वो तैयारी हमेशा काम आती है, खासकर उद्यमियों के लिए बहुत जरूरी है, निराश ना होना। मैं अब बताऊं, मेरे एक स्टार्टअप में मेरे साथ 6-7 लोग जुड़े हुए हैं। कोरोना के टाइम में सबने दुकान लगभग बंद ही कर दिया था, यू नो, उस टाइम पे मैंने जाके पेटेंट फाइल किया। तो ये जो परेशानी जो होती है, हम तभी, ये जो फ्रस्ट्रेशन जो आपने बोला ना कि बार बार, वो भी एक तरीके से मानसिकता ही है। आई चूज टू बी फ्रस्ट्रेटेड ना, मैं खुद को बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाऊंगा, वो मेरे होशो आवाज में हो, वो मेरे चाहते हुए हो, अनजाने में ना हो। तो जब हम इस तरीके से मानसिकता का प्रयास करेंगे, मैं अभी पूरी तरह से सफल नहीं हूँ इस मामले में, अभी मेरी कोशिश लगी रहती है, लेकिन जितना भी मैं प्रयास करूं उतना मेरे को फल और मिलता है कि भले दुनिया मेरे साथ हो ना हो, आई डोंट केयर, दुनिया की ऐसी की तैसी, जो मेरे को ठीक लगे मैं वो करता रहूंगा। मेरे को पता है मेरे पास अभी समय है, कल को सड़क पर भी आ जाऊंगा तो मेरे को पता है मैं कैसे मैनेज करूंगा, बुरी सी बुरी हालत के लिए भी मैं आज तैयार हूँ, है ना। तब जब कोरोना का टाइम आया, जब लॉकडाउन आया, मैं तो मजे कर रहा था, मैंने कहा अब तो मैं आराम से काम कर रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं है कोई किसी ग्राहक की। तो ऐसा सोच रखना मेरे लिए काफी अच्छा रहा। वो बात सही है कि आईटी की दुनिया तो छोटी सी दुनिया है, यू डोंट डील विद रियल प्रोडक्ट, जहाँ पे वो शेल्फ लाइफ होता है, डीलरशिप होती है, हजारों चीजें होती हैं, सप्लाई चेन होता है। तो उस माहौल में आप देखें, जैसे आपने पूछा कि फीडबैक कैसे लें किसी से, आप मुफ्त में तभी दीजिए ना, एक बार वो फीडबैक दे दे। फीडबैक देना आप इतना आसान कर दीजिए डिजिटली कि जो भी मुफ्त में यूज कर रहा है उसके पास कोई चारा ही नहीं है बचेगा। एक क्यूआर कोड स्कैन करना, उसको एक क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसको प्रोडक्ट फ्री में मिल जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ऐसे काफी डिजिटल दुनिया की आप प्रयोग करें। अगर आप में से कुछ लोग में से डिजिटली कुछ आइडियाज और डिटेल में बात करना चाहिए, क्यूआर कोड वगैरह क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, मैं या अगले सेशन में या फोन पे आपको बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आराम संडे को फोन करें, संडे को मैं फ्री रखता हूँ अपने आप। तो ऐसे आपको काफी आइडियाज दूंगा जिससे कि डिजिटली आप अपने ग्राहक से फटाफट उनकी राय वगैरह ले सकें। सॉरी मुग्धा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, इसमें एक बताना चाहती हूँ कि मेरी आईटी इंडस्ट्री तो नहीं है, तो दो बातें, अगेन मानसिकता की बातें हैं प्रशांत जी, कि हम अपने बेनिफिशियरी को समझते क्या है। अगर हम उन्हें अपना भागीदार मानते हैं, सेम लेवल पे देखते हैं, बेचारा नहीं मानते हैं, तो हम उनसे सीधी बात कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि बॉस, आपको ये निःशुल्क सेवा मिल रही है, हमें आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। टेस्टिमोनियल मांगो नहीं मांगो अलग बात है, लेकिन फीडबैक हर बार हमें चाहिए होगा। सो उतना तो बनता है और उतना तो हक से मांगा जा सकता है। हो सकता है कभी फीडबैक में गाली भी पड़ सकती है, फीडबैक में रिकमेंडेशंस भी आ सकते हैं, आप प्रशांत जी इंप्रूव करो वगैरह भी आ सकता है, तो वो टेस्टिमोनियल के इक्वल नहीं जाएगा। लेकिन हर बार फीडबैक देने का जिम्मेदारी तो, इसको शर्त नहीं कहूंगी, लेकिन ये तो खुला अपेक्षा आप पहले ही वक्त से पहली सेवा देने के पहले ही क्लियर कर सकते हैं। तो पहली सेवा देने के बाद नहीं, पहली सेवा देने के पहले ही वो उसको हाँ कहे फिर सेवा दे सकते हैं ना। तो ये हुई फीडबैक लेने की बात। दूसरी बात, अपने आप को आप क्या समझते हैं? ये शहीद होने वाले काम नहीं करने,
ये जो वेंकटेश जी कह रहे हैं वो 4 देशों में कमा के आने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनके पास 4 साल थे। करेक्ट, हमें सचमुच में देखना होगा कि हमारे पास सचमुच कितने साल हैं, हमारी जी। घरेलू जिम्मेदारियों को समझते हुए जी, सचमुच हमारे पास कितना साल है, इंक्लूडिंग 1 साल बफर का, कि अगर ये नहीं चला तो जी, हमें अपने आप को रीसेटल करने के लिए जॉब की दुनिया में या किसी और विषय में जी, 1 साल लग जाएगा। राइट, सो जितने साल हैं सचमुच में है, अगर है जी, -1 साल करके हम सुन सकते हैं। और अगर वो जी, फिर बचता ही नहीं कुछ, जी, तो फिर जैसे कस्तूरी का अनुभव रहा, वैसे सबसे पहला काम अपना स्पॉन्सर ढूंढो। राइट, हमें टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने पहले हमने स्पॉन्सर ढूंढा, फिर जी, पहली बहन को सेवा देना शुरू किया, क्योंकि राइट, हम वो टाइम चाहते थे कि हमें इसमें 2 पत्ते दिखाने के लिए भी कुछ सालों का वक्त लग जाएगा। राइट, तो हमारी पहली पिच हमारे बेनिफिशियरी की तरफ नहीं, हमारे स्पॉन्सर्स ढूंढने की तरफ थी। वो ढूंढने में राइट, कुछ 2-3 साल गए, फिर तब तक हमने उस काम को पार्ट टाइम किया, तब तक वो हमारा मेन सोर्स ऑफ वर्क नहीं था। नहीं था, तो हम राइट, इसकी पिचिंग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ ये नहीं कर रहे थे। तो स्पॉन्सर ढूंढना और फिर लोगों को मुफ्त दे सेवा देना, तो वो लोगों के लिए मुफ्त है, राइट, लेकिन कम से कम अपना ब्रेक इवन उस वक्त भी चल रहा हो सकता है बैक एंड में। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, और तीसरी बात ये कि अपनी वर्सेटैलिटी को समझे। जी, ये इतना जो खेल रहे हैं ना वेंकटेश जी, उनकी बातों से समझे कि ये मल्टीपल प्रोजेक्ट पे खेल रहे हैं। किसी को गियर 1 पे खेल रहे हैं, किसी को गियर 5 पे, किसी को गियर 3 पे, किसी को रिवर्स गियर में, किसी पे न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी कर दी। राइट, तो ये राइट, मल्टीपल प्यार है, ये मल्टीपल बच्चे हैं इनके एक साथ। तो करेक्ट, हमारा क्या होता है, कभी एक ही ड्रीम लेके उस पे झोंक देना अपने आप को, राइट, कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है, और हम फिर हमारी पूरी सैलरी उसने अर्न करना उस प्रोजेक्ट ने जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं हुआ तो बार बार स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की कंडीशन में अभिनव मानसिकता घूमने चली जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो अगर हमने अपने एग्स अलग अलग बास्केट में डाले हैं, करेक्ट, करेक्ट, तो अपनी इनोवेटिव क्रिएटिविटी भी बनी रहेगी, एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, राइट, और निशुल्क करने का किया है तराजू, शहीद राइट, होने वाला नहीं है। पॉकेट से डालो नहीं है, राइट, घाटा करो नहीं है, वो निशुल्क राइट, देना अफोर्ड कैसे कर सकोगे, ये राइट, हमने हमारी बैकएंड की सवाल। राइट, थैंक यू सो मच, आई थिंक very nicely and beautifully explained by both of you. Thank you so much, Mamta. थैंक यू जी। Thank you. सर जी 6:06 हो गए। हाँ सॉरी, मेरे को भागना है। आप यू कैन कंटिन्यू मुग्धा जी, यू कैन कंटिन्यू विद एवरीबॉडी, मैं निकलता हूँ। जी आप चलिए, आपके पिताजी को हॉस्पिटल में ले जाना है, तो वो हाँ। वक्त पे होना जरूरी है। मेरे हिसाब से आज का कार्यक्रम खत्म हो गया, अनटिल अनलेस कोई कुछ पूछना चाहता है। तो सभी लोगों ने तो आपका नंबर ले लिया, ईमेल एड्रेस ले लिया, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो पछताएंगे, क्योंकि उनको नंबर चैट बॉक्स में ही गया और रिकॉर्डिंग की लिंक भी गई, क्योंकि काफी लोगों ने अभी आदत बना ली है कि रिकॉर्डिंग लिंक सुन लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और ये रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको फ्लोट की जाएगी, लेकिन फिजिकली आने का, लाइव आने का अपना मजा होता है। इस रिकॉर्डिंग को खुद लाइव भी नेक्स्ट वाले सेशन के लिए आइएगा जरूर, क्योंकि उसमें सीधे आपकी पहचान वेंकटेश जी से हो जाती है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Venkatesh. Thank you so much, Mamta. Jai Hind. मोस्ट वेलकम। बात बड़ी है खास, तेरी मेरी कस्तूरी तेरे मेरे पास, ये कस्तूरी पाने के लिए, सारे जग में फैलाने के लिए। आओ कल्याणी, छाओ कल्याणी, जन जन कल्याणी, हर मन कल्याणी, तेरे मेरे तेरे इरादों की होगी जय। आओ कल्याणी, छाओ कल्याणी, जन जन कल्याणी, हर मन कल्याणी। खेत से लेकर थाली तक, हर जंगल हर माली तक,
खुशहाली तुम्हारा सपना, ये कुदरत की गोद और ये सारे लोग, मायका है तुम्हारा अपना। तुम ही बेचो तुम खरीदो तुम ही रहिएगा, कल्याणी से कल्याणी का जुड़ा है यूं रिश्ता। ये कस्तूरी पाने के लिए, सारे जग में फैलाने के लिए। आओ कल्याणी, जाओ कल्याणी, जन जन कल्याणी, हर मन कल्याणी। आओ कल्याणी, जाओ कल्याणी, जन जन कल्याणी, हर मन कल्याणी। हरित शांति सपना है, ज्ञान ही तीरथ अपना है। आओ चले इस तीरथ को, नए ज्ञान की राह में समझे चलो, खुद को और कुदरत को। कल्याणी हर कल्याणी को जोड़ के अपने साथ, मिलजुल के करते चलना सबके कल्याण की बात। ये कस्तूरी